हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं हूं सीए पंकज तरावगी और आज हम सीए में फाइनल का एसएफएम का एमटीपी डिस्कस करने वाले हैं जो आईसीएमएआई ने दिसंबर 2022 के लिए इश्यू किया। और ये सेट 1 है जिसका क्वेश्चन पेपर भी इंस्टीट्यूट ने इश्यू किया है और उसके सॉल्यूशन भी इश्यू कर दिए। तो हम यहां पे डिटेल में सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं आज। देखो, एमटीपी है ये और क्वेश्चन आंसर दोनों है इसमें। दिसंबर 2022 के लिए आईसीएमआई ने इश्यू किया है। सीएमए फाइनल एग्जामिनेशन के लिए सिलेबस 2016, पेपर नंबर 14 जो कि हमारा एसएफएम है और उसका सेट 1 है ये। अगर मैं सबसे पहले पेपर के पैटर्न की बात करूं तो ध्यान देना कि प्रैक्टिकल और थ्योरी पोर्शन क्या है। और नॉर्मली एग्जाम भी इसी तरीके का आता है। सर 100 नंबर का पेपर रहेगा, 3 घंटे का पेपर रहेगा। 2 पार्ट में आपका क्वेश्चन पेपर होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में 2-2 नंबर के 10 एमसीक्यू है और इस एमसीक्यू में अगर मैं बात करूं तो यहां पे इस एमटीपी के अंदर 9 एमसीक्यू प्रैक्टिकल है और एक लास्ट एमसीक्यू थ्योरी है। मतलब 18 मार्क्स का, 20 में से 18 मार्क्स का एमसीक्यू प्रैक्टिकल है। इसके बाद अगर मैं और आगे बढ़ता हूं सर पार्ट 2 की तरफ, ये आंसर्स हैं इसके जो हम डिस्कस करेंगे अभी। पार्ट 2 की तरफ अगर हम बढ़े तो सर पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 8 तक। उसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मतलब 2 क्वेश्चन की आपको चॉइस मिल जाती है। 16-16 नंबर के 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। सिंपल सी बात यह है 80 नंबर के लिए। और सर अगर आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन नंबर 2 पूरा पूरा 16 नंबर का प्रैक्टिकल है। क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरा पूरा 16 नंबर का प्रैक्टिकल है। क्वेश्चन नंबर 4 भी पूरा 16 नंबर का प्रैक्टिकल है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी पूरा 16 नंबर का प्रैक्टिकल। सर क्वेश्चन नंबर 6 भी 16 नंबर का प्रैक्टिकल। क्वेश्चन नंबर 7 भी 16 नंबर का प्रैक्टिकल। और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि ऑफ कोर्स थ्योरी आता है, शॉर्ट नोट आता है। इसका मतलब अगर मैं कहूं कि इस थ्योरी वाले क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो भी अपने पास 7 में से अपने पास 6 में क्वेश्चन बच गए जो कि पूरे पूरे प्रैक्टिकल, उन 6 में से 5 करने। सर इसका मतलब यह है कि एसएफएम एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी लेकर आ सकते हो, क्योंकि पार्ट 2 में 80 नंबर का प्रैक्टिकल है और पार्ट 1 में 20 नंबर का एमसीक्यू है। सर एमसीक्यू में पूरे में से पूरे नंबर आते हैं और उस एमसीक्यू में भी अगर मैं बात करूं तो 9 तो प्रैक्टिकल है, 1 थ्योरी है केवल और केवल। इसका मतलब यह है कि अगर आप केवल और केवल प्रैक्टिकल पे कंसंट्रेट करके जाते हो तो भी 98 मार्क्स का पेपर आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो। और जबकि हमारे एसएफएम के अंदर थ्योरी पोर्शन काफी सारा रहता है, लेकिन थ्योरी एग्जाम में काफी कम आती है। काफी कम क्या, ना के बराबर ही आती है मैं ये कहूंगा। तो स्मार्ट स्टडी यही कहती है सर कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रैक्टिकल पोर्शन ऑफ एसएफएम। एसएफएम के प्रैक्टिकल पोर्शन पे कॉन्सेंट्रेट करो अगर आपको अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, ज्यादा मार्क्स लेकर आने हैं, सर पूरे में से पूरे मार्क्स लेकर आने हैं। तो चलिए, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए क्योंकि इस तरीके के एमटीपी डिस्कशन, आपके जो अभी एग्जाम होंगे उनके सॉल्यूशन का डिस्कशन, रिवीजन सीरीज, ये सब हम यूट्यूब पे लेके आते हैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसके थ्रू हम अपनी टेस्ट सीरीज कंडक्ट करते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जिसका आप बेनिफिट ले सकते हो। टेस्ट सीरीज हमारी चलती रहती है, 12 महीने चलती रहती है, क्योंकि स्टूडेंट्स ऐड होते रहते हैं तो अकॉर्डिंगली टेस्ट सीरीज जो है हम कंडक्ट करते ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एग्जाम से पहले पहले हम ऐसा ही किया करते थे कि एग्जाम से जस्ट 2 महीने पहले टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते थे, बट अब चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज हमारी रहती है। तो जिस भी लेवल पे आप हो, सीएमए इंटर में हो, सीएमए फाइनल में हो, हालांकि ये वीडियो सीएमए फाइनल के लिए है, बट अगर बाई चांस आप सीएमए इंटर की वीडियो देख रहे हो हमारी, तो सीएमए इंटर वालों के लिए भी टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। मेरे सब्जेक्ट की रहती है, वहां पे कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया, ओएमएसएम हो गया। फाइनल में 2 सब्जेक्ट एचसीएम और एसएफएम की।
वो आप ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज। वहां पे वहीं पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, कब कौन से चैप्टर का टेस्ट अपलोड किया जाएगा, कब उसका सॉल्यूशन अपलोड किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसएफएम का एमटीपी दिसंबर 2022 सेट 1 का डिस्कशन। सर पार्ट 1 में सबसे पहला क्वेश्चन सिंपल कहूं 2-2 नंबर के 10 एमसीक्यू हैं, जिसमें पहला एमसीक्यू है पोर्टफोलियो बीटा इज 0.30। आपको बीटा बता दिया पोर्टफोलियो का 0.3 है। रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट आरएफ बता दिया 10% है। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो आरएम भी बता दिया 15% है। क्वेश्चन की सिंपल सी डिमांड है व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। तो सर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो अगर आपको कैलकुलेट करना है तो सिंपल आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आरएफ प्लस बीटा इंटू आरएम माइनस आरएफ। आपके पास आरएफ भी गिवन है, आपके पास बीटा भी गिवन है, और आरएम माइनस आरएफ करोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो सर सिंपल आप फॉर्मूला यूज कर लेंगे आरएफ प्लस ब्रैकेट में बीटा इंटू आरएम माइनस आरएफ। सर आरएफ गिवन है 10%, बीटा गिवन है 0.30, आरएम गिवन है 15 और आरएफ है आपका 10। तो अकॉर्डिंगली आपका आंसर आ गया 11.5%। डी विल बी योर करेक्ट आंसर। डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ए फाइनेंस कंपनी बोरोज pound 15 million of 6 months LIBOR plus 10% for a period of 24 months। एक फाइनेंस कंपनी है जिन्होंने 15 मिलियन पाउंड जो है वो बोरो किए 6 महीने के लिए लिबोर प्लस 10% का रेट है फॉर ए पीरियड ऑफ 24 मंथ। A finance company borrow pound 15 million of 6 month LIBOR plus 10% for a period of 24 month। 6 महीने के लिए ये रेट है, लेकिन लोन लिया कितने के लिए? 24 महीनों के लिए लिया है। द कंपनी एंटीसिपेट से राइज इन LIBOR। कंपनी जो है लिबोर में इंक्रीज एंटीसिपेट कर रही है, हेंस इट प्रपोजेस टू बाय ए कैप ऑप्शन फ्रॉम इट्स बैंकर। तो हेजिंग करने के लिए वो एक कैप ऑप्शन ले रही है एट द स्ट्राइक रेट ऑफ 8%। लेबोर का जो स्ट्राइक रेट है वो उन्होंने 8% पे अपना हेजिंग कर ली। द लमसम प्रीमियम इज 1% फॉर द एंटायर रीसेट पीरियड। ये रीसेट पीरियड नहीं है, ये रेस्ट पीरियड है। जो बाकी रेस्ट पीरियड है उसके लिए जो प्रीमियम रहेगा वो रहेगा 1% का। एंड द फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7% पर annum। तो इस तरीके से ये 8% स्ट्राइक रेट डिसाइड हुआ। द एक्चुअल पोजीशन ऑफ लिबोर ड्यूरिंग द फोर्थ कमिंग रेस्ट पीरियड इज एज अंडर। देखो 2 साल का था, 24 महीने का था, तो 6 महीने का तो ये रेट था ही। बाकी जो 3 पीरियड बच गए, तो कहते हैं बाकी जो 3 पीरियड बच गए उसमें लिबोर का रेट 9.5 और 10% होने की उम्मीद है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो हाउ फार इंटरेस्ट रेट रिस्क इज हेज्ड थ्रू कैप ऑप्शन। कैप ऑप्शन के थ्रू इंटरेस्ट रेट रिस्क हमें हेज करनी है। आफ्टर वर्किंग आउट द फिगर एट ईच स्टेज अप टू 4 डेसिमल पॉइंट एंड अमाउंट नियरेस्ट टू पाउंड। तो हमें ये देखना है कि हमारी कितनी कॉस्ट आने वाली है। सर देखो इसके लिए एक सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, जो आप अगर अप्लाई करोगे तो आपको आंसर फाइंड आउट हो जाता है। फॉर्मूला होता है इसका P इज इक्वल टू RP अपॉन में 1 प्लस आई माइनस 1 अपॉन में I इंटू 1 प्लस आई की पावर T, और ये पूरा ब्रैकेट में लेकर मल्टीप्लाई बाई A, जिसमें P का मतलब प्रीमियम होता है और A का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट है। 1 प्लस आई का मतलब इंटरेस्ट रेट है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। RP का मतलब रेट ऑफ प्रीमियम है, ये प्रीमियम की अमाउंट आएगी। P का मतलब प्रीमियम अमाउंट है, ध्यान देना। RP मतलब रेट ऑफ प्रीमियम है, I इंटरेस्ट रेट है, T टाइम पीरियड है, A प्रिंसिपल अमाउंट है। तो इसमें जस्ट अपने को डेटा पुट करना होता है। जैसे आप देखोगे रेट ऑफ प्रीमियम, तो क्वेश्चन में रेट ऑफ प्रीमियम गिवन है 1%, तो 1% 0.01 लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई I दैट इज इंटरेस्ट रेट, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट
सर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में आप देखोगे तो 7% है, लेकिन ये पर एनम है। हम 6 महीने की बात करें तो ये 3.5% हो जाएगा, 0.035 लिखा जाएगा, माइनस 1 डिवाइड बाई फिर से वही आई मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आई, तो 1.035 हो गया कि पावर 4 टी। 4 कैसे सर, 6 महीने का पीरियड है और 24 महीनों के लिए आपको जाना है, तो 6 महीने के 4 पीरियड बनेंगे, तो पावर 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 15 मिलियन। 15 मिलियन इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो आपको आपका आंसर मिलेगा पाउंड 40861। इतना आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, सिंपल सी बात यह है। तो इस तरीके से ये प्रीमियम निकाला जाता है, ये प्रीमियम आपको पे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ए फाइनेंस कंपनी इश्यूड 9% 5-year bonds ऑफ ₹3000 ईच, लेकिन मैच्योरिटी पीरियड इसका 3 साल है। 5 साल का बॉन्ड है लेकिन मैच्योरिटी पीरियड 3 साल है। 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 1000 का 9%, 90 रुपए आपका इंटरेस्ट बनेगा। द प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% फॉर 1 year टेन्योर। पहले साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। इट इज एक्सपेक्टेड दैट फॉरवर्ड रेट of interest for 1 year tenure is going to fall by 75 basis point। 100 basis point में 1% होता है, तो 75 basis point में 0.75, तो इसका मतलब ये जो 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये 0.75% से गिरेगा तो 11.25% रह जाएगा। एंड फर्दर बाय 50 बेसिस पॉइंट, फिर जो 11.25 होगा वो फिर फर्दर 50 बेसिस पॉइंट से गिरेगा, मतलब आधा परसेंट, तो 10.75% रह जाएगा फॉर एवरी नेक्स्ट ईयर इन फर्दर फॉर द सेम टेन्योर। दिस बॉन्ड हैज ए बीटा वैल्यू ऑफ 1.02, इसका बीटा भी गिवन है, एंड इज मोर पॉपुलर इन द मार्केट ड्यू टू लेस क्रेडिट रिस्क। चलो क्वेश्चन तो इंट्रिंसिक वैल्यू जानना चाह रहा है, तो सर इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए बीटा बीटा की जरूरत तो पड़ने वाली है नहीं अपने को। आप सिंपली यहां पे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट की हेल्प से कैलकुलेशन कर सकते हैं। 90 रुपए का इंटरेस्ट बनेगा तो फर्स्ट ईयर में कैलकुलेशन हो जाएगी 90 डिवाइड बाई 1.12। सर फर्स्ट ईयर की कैलकुलेशन हो जाएगी 90 डिवाइड बाई 1.12। सेकेंड ईयर में क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका गिर गया, 11.25 रह गया, तो 90 डिवाइडेड बाई फर्स्ट ईयर का फैक्टर और दूसरे साल का फैक्टर, प्लस इसके बाद 90 रह गया, 90 रुपए होगा, लेकिन अब और 50 पैसा गिर जाएगा तो 10.75 हो जाएगा। तो 90 पहले साल का 12%, दूसरे साल का 11.75, तीसरे साल का 10.75, तो ये तो इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू आ गई। लास्ट ईयर में मैच्योर होगा तो 1000 रुपए भी मिलेंगे, तो उस 1000 रुपए की वैल्यू निकाल लो। 1000 डिवाइड बाई फर्स्ट ईयर का फैक्टर, सेकेंड ईयर का फैक्टर, थर्ड ईयर का फैक्टर, तो सर ये 724, दोनों को ऐड करोगे आपको आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड मिल जाएगी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें बारी बारी चेंज किए गए हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको फैक्टर उसी के अकॉर्डिंगली कंसीडर करने हैं। नेक्स्ट फोर्थ, द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फॉर ए बॉन्ड। फिर से बॉन्ड का क्वेश्चन। ए बॉन्ड एज ए फेस वैल्यू है 1000 रुपए की, ठीक है। कूपन रेट दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11% का, तो 110 रुपए का इंटरेस्ट बनेगा। मैच्योरिटी पीरियड है 6 साल का। रिडम्पशन वैल्यू इसकी रहेगी 1000 रुपए की, और वाईटीएम है इसका 15% का। राउंड ऑफ योर आंसर टू 3 डेसिमल एंड व्हाट विल बी द करेक्ट मार्केट प्राइस। तो सर इसके लिए आप केडी का फॉर्मूला अप्लाई कर लो, बॉन्ड की कॉस्ट का वाईटीएम का फॉर्मूला यूज कर लो। वाईटीएम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इंटरेस्ट प्लस डिस्काउंट और प्रीमियम की जगह आप चाहो तो आरवी माइनस एमपी भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई ईयर लेफ्ट लाइफ होल डिवाइड बाई आरवी प्लस एमपी डिवाइड बाई 2 होता है, या फेस वैल्यू प्लस एमपी डिवाइड बाई 2 कर सकते हो। इसमें जब डेटा रखोगे तो सर वाईटीएम तो अपने पास गिवन था 15% इज इक्वल टू 1000 रुपए का 11%, 110 रुपए इंटरेस्ट बनेगा, प्लस रिडम्पशन वैल्यू 1000 रहेगी। मार्केट प्राइस आपको निकालना है तो एक्स लिख लो। लाइफ है इस बॉन्ड की 6 साल की, तो डिवाइड बाई 6 होल डिवाइड बाई 1000 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करोगे आपको आपका 834.48 आंसर मिलेगा। तो ये जो केडी वाला फॉर्मूला होता है वाईटीएम का सीधा सीधा फॉर्मूला यूज किया गया है यहां पे, नथिंग न्यू।
इसके बाद और आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 5, an investor is interested in purchasing equity shares of a manufacturing company which are currently selling at rupees 600 each. इक्विटी शेयर का करंटली प्राइस बता दिया 600 रुपए चल रहा है. ही एक्सपेक्ट दैट प्राइस ऑफ शेयर में गो अप टू रुपीज 780. ये प्राइस जो है ऊपर में 780 तक जा सकता है और नीचे तक 480 तक जा सकता है इन 3 months. What combination of share and option should the investor select if you want a perfect hedge? परफेक्ट हेजिंग करनी है आपको, तो क्या कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर ऑप्शन रहेगा वो बताओ. तो इसका सॉल्यूशन यहां पे गिवन तो है, लेकिन इस सॉल्यूशन में है मिस्टेक. क्योंकि देखो हेज रेशियो का फॉर्मूला तो ठीक लिखा हुआ है C1 माइनस C2. C1 माइनस C2 का मतलब होता है वैल्यू ऑफ कॉल एट हायर प्राइस माइनस वैल्यू ऑफ कॉल एट लोअर प्राइस डिवाइडेड बाई लोअर प्राइस माइनस हायर प्राइस S1 माइनस S2. सर नीचे तो ठीक है, एक हायर प्राइस है 780 का, लोअर प्राइस है 480 का, लेकिन ऊपर की अगर मैं बात करूं तो लोअर प्राइस पे आप जब ऑप्शन की वैल्यू निकालोगे तो 480 माइनस 600 नेगेटिव 120 आएगा, जीरो ही लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो ही लिखा जाएगा. लेकिन सर अगर 780 माइनस 600 करते हैं तो 150 कब से आने लग गया, तो ये 150 इन एनी केस नहीं आएगा, ये 180 आता है. लेकिन 180 के हिसाब से मैं कैलकुलेशन करूं तो यहां पे 0.6 आता है जो कि ऑप्शन के अंदर नहीं है. तो इन्होंने क्या करा, जबरदस्ती इस तरीके का आंसर रख दिया. तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये जो 600 का प्राइस है ये 630 होना चाहिए. अगर ये 630 का प्राइस होगा तो 480 माइनस 630, लेकिन फिर नीचे की कहानी ठीक है 630 होगा तो काम बन जाता है, क्योंकि 480 माइनस 630 सर जीरो ही आएगा और हायर और लोअर प्राइस का डिफरेंस भी यही आएगा और 150 आएगा. अकॉर्डिंगली आपका आंसर मैच होता है. तो इसमें कुछ ना कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है और मेरे हिसाब से ये 600 की बजाय अगर 630 होगा तो आपका ये आंसर करेक्ट होगा. इसके अलावा 6th, an investor portfolio comprises of share worth ₹1 crore 20 lakh at current price. एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में 1 करोड़ 20 लाख के तो शेयर है और कैश पड़ा हुआ है 10 लाख का, तो टोटल हो गया 1 करोड़ 30 लाख. इसका जो बीटा है शेयर का बीटा 1.4 है और सर कैश का कोई बीटा नहीं होता. तो व्हाट विल बी द करंट पोर्टफोलियो बीटा? तो सर सिंपल सी बात है, टोटल फंडिंग आपकी 130 करोड़ की, टोटल फंडिंग आपकी 130 करोड़ की, जिसमें 120 करोड़ जो है आपका शेयर है. तो यू कैन कैलकुलेट 120 डिवाइडेड बाई 130 इंटू 1.4, 120 डिवाइड बाई 130 इंटू 1.4, सर 1.2923 ये आंसर आएगा, 1.2923. सर कैश क्यों नहीं लिया? तो कैश का जो बीटा होता है वो जीरो होता है, तो उसका इंपैक्ट जीरो ही आपको देखने को मिलेगा. तो ए विल बी योर करेक्ट आंसर. तो छोटी कैलकुलेशन हो रही है तो मैं यहीं पे दिखा रहा हूं, थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह बड़ा लगाना पड़ रहा है तो मैं आपको पीछे से समझा देता हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एन इन्वेस्टर कैन अर्न a return of 16% by investing in equity share on his own. अगर एक इन्वेस्टर खुद इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करे तो वहां से 16% की रिटर्न वो कमा सकते हैं. नाउ ही इज कंसीडरिंग ए रिसेंटली अनाउंस्ड इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड स्कीम जिसमें इनिशियल खर्चे होंगे 5.7% के और एनुअल रिकरिंग एक्सपेंसेस होंगे 1.7% के. तो क्वेश्चन जानना चाहता है हाउ मच शुड द म्यूचुअल फंड अर्न टू प्रोवाइड द इन्वेस्टर ए रिटर्न ऑफ 16% की रिटर्न मिल जाए इन्वेस्टर को, बताओ म्यूचुअल फंड कितना अर्न करे. तो सर ऐसे काफी सारे क्वेश्चन आप अपनी क्लासेस के अंदर करते हो और इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में भी पहले भी काफी बार आया हुआ है. तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हो रिटर्न फ्रॉम म्यूचुअल फंड के लिए, इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन डिवाइड बाय 100 माइनस इश्यू एक्सपेंसेस प्लस एनुअल रिकरिंग एक्सपेंसेस. तो सर इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन है 16%, 100 माइनस इनिशियल इश्यू एक्सपेंसेस गिवन है 5.7% प्लस 1.7, इसको सॉल्व करते हैं तो 18.67 विल बी आंसर. इसका मतलब म्यूचुअल फंड अगर 18.67% कमाएगा तो इन्वेस्टर के हैंड में 16% आ जाएगा. 18.67 विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, देयर आर टू प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट X एंड Y, ब्रांड ऑन द फॉलोइंग डेटा, which project will be selected. कहते हैं
ब्रांड नहीं है, ये बेस्ड है, ये बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डेटा। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डेटा कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है? सर ये है प्रोजेक्ट एक्स और ये है प्रोजेक्ट वाई। इन्वेस्टमेंट गिवन है, नेट कैश इनफ्लो गिवन है, सर कोई वैल्यू वगैरह वैसे देखने को मिल नहीं रही, मतलब ईयर वगैरह लाइफ वगैरह तो कुछ गिवन है नहीं। और अगर लाइफ वगैरह गिवन नहीं है तो सिंपली मैं कहूंगा कि नेट कैश इनफ्लो आप 1 साल का एज्यूम करके चल सकते हो। अगर आप 1 साल का एज्यूम करके चलते हो तो सिंपल सी मैं बात करूं तो सर सीधा सीधा ही कैलकुलेशन अगर करें, लाइफ गिवन नहीं है, तो सर 12,50,000 रुपए का एनपीवी यहां पे जनरेट हो रहा है और यहां पे आपका 16,50,000 का एनपीवी जनरेट हो रहा है। तो प्रोजेक्ट वाई जो है वो आपको सिलेक्ट करना चाहिए। इसका बहुत लंबा चौड़ा आंसर गिवन है, लेकिन फाइनली आंसर जो बी होगा। ध्यान देना यहाँ पे एक छोटी सी गलती है कि ऊपर तो इन्होंने आंसर बी लिखा है और नीचे गलती से एक्स लिख दिया। ये एक्स नहीं, ये वाई ही है, ये वाई ही है, तो ये बी ही आपका करेक्ट आंसर है। काफी लंबी चौड़ी कहानी लिखी है, एक बार आप पढ़ के देख सकते हो, कोई रेलेवेंसी नहीं है, सिंपली मैं यही कहूंगा। आईआरआर वगैरह कैलकुलेट करा है, क्यों, जरूरत ही नहीं है। जब हम कहते हैं कि भाई एनपीवी और आईआरआर में डिसीजन की बात आएगी तो लेना तो एनपीवी के बेसिस पे ही है। नेक्स्ट 9th, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 10 ईयर, 10 साल का 12% कूपन बॉन्ड, पार वैल्यू फेस वैल्यू 10,000, अज्यूमिंग दैट यील्ड ऑन दिस बॉन्ड इज 13%। फाइंड आउट द वैल्यू, सर वैल्यू निकाल के देनी है, मार्केट वैल्यू निकाल के देनी है। तो ठीक है, 10,000 का 12%, 1,200 रुपए आपका इंटरेस्ट है और 13% क्या फैक्टर यूज कर लो। तो सर 1,200 रुपए का इंटरेस्ट है और इस पे 13% के फैक्टर यूज कर लो 10 साल के, और लास्ट में आपको 10,000 रुपए मिलेगा। तो 1,200 इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, ये आ जाएगी, और 10,000 जो मेच्योरिटी वैल्यू है उसकी ये आ जाएगी, अकॉर्डिंगली टोटल ये आ जाएगा। तो बॉन्ड पे इन्होंने एमटीपी में तो काफी सारे क्वेश्चन दिए हैं, हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं बॉन्ड पे इतने एमसीक्यूज आते नहीं है, क्योंकि बॉन्ड का एक छोटा सा पोर्शन ही हमारे सिलेबस में कवर किया गया है। और लास्ट क्वेश्चन थ्योरी है, कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर फ्री फ्रॉम डिफॉल्ट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, परचेजिंग पावर रिस्क, री इन्वेस्टमेंट रिस्क। सर डिफॉल्ट रिस्क से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्री होती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसमें आपका पैसा डूबता नहीं है। आपने अगर किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा डाला है, पॉसिबल ही नहीं है कि वो पैसा डूब जाए, गवर्नमेंट बोले कि हम कंगाल हो गए, हम पैसा नहीं दे रहे वापस, नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। तो डिफॉल्ट रिस्क से फ्री होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बाकी सिचुएशन में आपका पैसा डूब सकता है। तो सर ये 20 मार्क्स के क्वेश्चन है, हालांकि 2-2 नंबर के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इनके आंसर बहुत छोटे भी नहीं होते एफएम के अंदर, बट ठीक है, ये जो 20 मार्क्स है 20 मिनट्स के अंदर तो आप ये 20 मार्क्स लेकर आ ही सकते हो। 20 मिनट्स के अंदर ये 20 मार्क्स आप लेकर आ सकते हो। और अगर 20 मिनट्स में, फर्स्ट 20 मिनट्स में हमारे 20 नंबर के क्वेश्चन ठीक हो जाए तो कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होता है। आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कर जाओगे जो आपको नहीं भी आते हो। तो कॉन्फिडेंस की बात होती है कि एक तो क्वेश्चन मैंने ऐसा स्टार्ट कर लिया जो कि से एग्जाम्पल 8-10 नंबर का है और उसको 1 घंटा करने में लग गया। एक मैं क्वेश्चन नंबर 1 पिक करता हूं सबसे पहले, अच्छी मैं तैयारी करके गया हूं, 20 मिनट में सर 20 नंबर के क्वेश्चन कर दिए, जिसमें श्योरिटी ये है कि 9 तो ठीक ही है मेरे। तो ठीक है, 20 मिनट में अगर 18 नंबर आप श्योर हो रहे हो कि है तो ठीक है, पेपर में पास होना तो गारंटी है, क्योंकि आगे 22 नंबर तो आने ही आने हैं फिर। लेकिन अपने को 40 के लिए नहीं, अपने को सर 80 प्लस के लिए टारगेट रखना है, अपने को 80 प्लस के लिए तैयारी करनी है। तभी मैं बार बार बोलता हूं प्रैक्टिकल पे कॉन्सेंट्रेट करो, और प्रैक्टिकल एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो अपने को ना आए, और थ्योरी भले ही सारी की सारी ऐसी हो जो अपने को ना आए, एग्जाम में तो चलता है। तो सर प्रैक्टिकल पे कॉन्सेंट्रेट करो। इसके बाद अगर मैं आता हूं पार्ट 2 में, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया 7 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन 16-16 नंबर का है और हर क्वेश्चन के अंदर आपको 2-2 पार्ट देखने को मिल जाते हैं। नॉर्मली 8-8 नंबर के क्वेश्चंस रहते हैं। और इस सीक्वेंस में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का अगर आप ए पार्ट देखोगे, सर एक इजी पार्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स assuming that the project are divisible. Sir, this question is from इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर, कैपिटल रैशनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने कहा है कि प्रोजेक्ट डिविजिबल मान के आप चलो। 5 प्रोजेक्ट है,
इनिशियल इन्वेस्टमेंट गिवन और एनपीवी गिवन है और टोटल फंड आपके पास 3 लाख अवेलेबल है, तो सर इसमें सबसे पहले एनपीवी जो आप निकालते हो वो तो ऑलरेडी गिवन है, तो आप क्या करोगे, एनपीवी डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट करके सबसे पहले प्रपोर्शन कैलकुलेट कर लोगे। इसका अगर सॉल्यूशन पे चले डायरेक्ट, तो सर सबसे पहले आप क्या करोगे, हर एक प्रोजेक्ट का प्रपोर्शन निकाल लोगे एनपीवी डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट करके, ये प्रपोर्शन आ जाता है। इसके बेसिस पे रैंकिंग दे दी जाती है। तो प्रोजेक्ट को अरेंज कर लिया डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे टॉप पे रख लिया सी जिसका प्रपोर्शन सबसे ज्यादा है, सेकंड पे रख लिया ई, सेकंड प्रपोर्शन है, इसके बाद सर ए है, इसके बाद डी है और इसके बाद बी है, सीक्वेंशियली लगा लिया। इसमें पैसा बांटना शुरू कर दो। सर सबसे पहले सी को कितने फंड की जरूरत है, तो सर सी में 50,000 रुपए की जरूरत है, तो सबसे पहले 50,000 रुपए इसको दे दो, 2.5 लाख बच गया। सेकंड नंबर आएगा ई का, सर ई को दे दो 1 लाख रुपए, दे दिया। 1 लाख जब ई को दोगे तो टोटल मिला के 1.5 लाख चला गया, टोटल मिला के 1.5 लाख चला गया, अभी भी 1.5 लाख है आपके पास। नंबर आता है ए का, सर ए को 1 लाख रुपए ये दे दो, 1.5 + 1 2.5 लाख चला गया, अभी भी 50,000 बच गया। चौथा प्रोजेक्ट है डी को हालांकि जरूरत तो 2 लाख की है, लेकिन हमारे पास 50,000 ही है तो हम 50,000 दे देंगे, हम 50,000 दे देंगे। सी का पूरा एनपीवी आपको मिलेगा, सी का एनपीवी आपको मिल जाएगा 16,000, ई का पूरा एनपीवी आपको मिलेगा 30,000, ए का पूरा एनपीवी आपको मिलेगा 20,000। ये ऐड करते जा रहे हैं, 16 में 30 ऐड कर दिया 46 + 20 66, और जो डी है उसमें 2 लाख रुपए में आपने 50,000 इन्वेस्ट किया, मतलब 1/4, तो 25,000 का 1/4 आपका 6,250 इसमें ऐड कर लो, तो 72,250 आपका टोटल एनपीवी होगा, जो कि मैक्सिमम होगा। ये आपका प्रोजेक्ट का बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा, सी ई ए पूरे पूरे, और डी को आप 1/4 एक्सेप्ट कर सकते हो क्योंकि प्रोजेक्ट आपका डिविजिबल है। तो सर 8 नंबर के लिए अच्छा क्वेश्चन है, 8-10 मिनट लगेंगे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, वो उससे भी ज्यादा इजी है 8 नंबर में अगर मैं बात करूं तो। कहते हैं द फॉलोइंग टेबल प्रेजेंट्स द प्रपोज्ड कैश फ्लो फॉर प्रोजेक्ट एक्स एंड वाई। दो प्रोजेक्ट एक्स और वाई, आपको दोनों का प्रपोज्ड कैश फ्लो गिवन है विद देयर एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी, साथ में प्रोबेबिलिटीज भी गिवन है। विच प्रोजेक्ट हैज ए हायर प्रेफरेंस फॉर एक्सेप्टेंस, तो कहते हैं कौन से प्रोजेक्ट की प्रेफरेंस ज्यादा होगी। तो सर सिंपल सी बात है, जब आपके पास कैश फ्लो और प्रोबेबिलिटी गिवन होते हैं तो आप एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करके अपना डिसीजन दे सकते हो। तो सिंपल आप कैश फ्लो को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके सम अप कर लो, कैश फ्लो को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके सम अप कर लो। सर एक्स में 27,600 आएगी एक्सपेक्टेड वैल्यू और वाई में 13,200, तो ऑफकोर्स एक्स की काफी ज्यादा है, तो प्रोजेक्ट एक्स जो है उसकी ज्यादा प्रेफरेंस होगी एक्सेप्टेंस के लिए। सर इस 8 नंबर के क्वेश्चन को करने में आपको 8 मिनट भी नहीं लगने वाले, 5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका 16 नंबर का जो सेकंड क्वेश्चन था, दैट वाज फ्रॉम टोटली इन्वेस्टमेंट डिसीजन में से ही था पूरा का पूरा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, ये भी 16 नंबर का है, जिसमें ए पार्ट 6 नंबर का है और बी पार्ट 10 नंबर का है, और दोनों ही पार्ट आपके म्यूचुअल फंड के टॉपिक में से गिवन है। 3A देखो सबसे पहले 6 नंबर की वेटेज के लिए, कहते हैं इन्वेस्टर परचेज्ड सर्टेन यूनिट्स ऑफ ए म्यूचुअल फंड, कब, जब NAV 12.65 चल रहा था, दिस इज द परचेज प्राइस। आफ्टर 60 डेज NAV पर यूनिट हो गया 12.25, तो 12.25 माइनस 12.65, सर इसमें तो 40 पैसे का नुकसान है। आंसर पे आ जाता हूं ताकि आपको दिखाना थोड़ा सा इजी रहे। इसमें तो 40 पैसे का नुकसान है, कैपिटल एप्रिसिएशन तो 40 पैसे का नुकसान है, लेकिन इन द मीन टाइम द इन्वेस्टर को मिल गया डिविडेंड, मिल गया 50 पैसे का, और एक कैपिटल गेन मिल गया 30 पैसे का। एक 50 पैसा मिल गया, एक 30 पैसा मिल गया, तो नेट तो 40 पैसे का फायदा ही है, नेट तो 40 पैसे का फायदा ही है। क्वेश्चन मंथली रिटर्न जानना चाह रहा है, तो सिंपल सी मैं बात करूं तो आपने 40 पैसा कमाया। सर कैसे, इसमें 40 पैसे का नुकसान है लेकिन 80 पैसा अपने को मिल गया था, तो 40 पैसा मैंने कमाया। कितना इन्वेस्ट करके, 12.65, तो सर 40 पैसा कमाया 12.65 पे,
तो ये परसेंटेज टर्म में आप देखोगे तो ये 3.16% आता है, ये 3.16% आता है, लेकिन ये रिटर्न आपकी 60 दिन की है, मुझे मंथली चाहिए। तो सर 60 दिन की रिटर्न है तो पहले इसको एनुअल में कन्वर्ट कर लो कि 3.16 अगर 60 दिन के लिए तो 365 के लिए ये 19.22% आता है। एक महीने की निकालनी है तो इसको 12 से डिवाइड करके 1.6% पर मंथ आ जाएगा। 6 नंबर आ गया आपके। म्यूचुअल फंड एक काफी अच्छा चैप्टर है जो आपको एग्जाम में अच्छे खासे मार्क देकर जाता है, 8 नंबर 16 नंबर तक देकर जाता है, और इजी क्वेश्चंस है, इसमें ज्यादा टफ क्वेश्चंस होते भी नहीं है। सिमिलरली अगर 3 का बी पार्ट देखें तो कहते हैं द नेट एसेट वैल्यू ऑफ ए म्यूचुअल फंड 200 यूनिट है, एनएवी ₹8.75 एट द बिगनिंग और लास्ट में 9.55 एट द एंड ऑफ द ईयर। इसका मतलब 8.75 पे आप खरीदोगे और 9.45 पे आप बेचोगे। तो सर एक तो आपको ये फायदा होगा, आपको 70 पैसे का बेनिफिट देखने को मिलेगा, आपको एक तो 70 पैसे का यहां पे बेनिफिट देखने को मिलेगा, ये वाला 70 पैसे का बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्या हुआ, द फंड मैनेजर कंसीडर द फॉलोइंग 2 ऑप्शन, इनके सामने 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि फंड मैनेजर पे करेंगे 75 पैसा पर यूनिट एज डिविडेंड और 60 पैसा पर यूनिट एज कैपिटल गेन, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट ना करके री इन्वेस्ट कर दिया जाए, किस रेट पे, 8.65 पर यूनिट पे। क्वेश्चन जानना चाहता है कि 2 ऑप्शन में रिटर्न में क्या डिफरेंस आएगा। सर पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो पहला पॉइंट तो सेम एक ही तरह सॉल्व हो रहा है। सर 70 पैसा मैंने एक कमाया, 75 पैसा और 60 पैसा एक कमाया, तो 75 पैसा और 60 पैसा इसमें ऐड कर दिया। सर 2 रुपए 5 पैसे कमाए, 2 रुपए 5 पैसे कमाए, 8 रुपए 75 पैसा इन्वेस्ट करके, तो सर ये बहुत अच्छी रिटर्न मिलेगी आपको, 23.43% के आसपास है। 23 ऑप्शन ए में अगर आप देखोगे तो सर ऑप्शन ए में 23.43% की आपकी रिटर्न है। लेकिन यही अगर आप बात करोगे कि मैं इसको री इन्वेस्ट कर देता हूं तो होगा क्या, आपको मिलेगा 75 पैसा और 60 पैसा, 1 रुपए 35 पैसा आपको मिलेगा, 1 रुपए 35 पैसा, 200 यूनिट है सर, 200 यूनिट पे जब मिलेगा तो 270 रुपए आपको मिलेंगे। 1 रुपए 35 पैसा जो है 1 यूनिट पे है तो 200 यूनिट पे 270 रुपए। जब ये री इन्वेस्ट होगा 8.65 के अकॉर्डिंगली तो डिवाइडेड बाई 8.65, सर आपके पास 31.21 यूनिट और आ जाएगी। 200 यूनिट पहले से थी तो आपके पास टोटल हो जाएगी 231.21 यूनिट। उसको जब लास्ट में 9.45 के हिसाब से बेचोगे तो आपके हाथ में आएगा सर 2185, आपके हाथ में लास्ट में आएगा 2100, पूरी फिगर मैं लिखूं तो 2184.93 आएगा, जबकि आपका इन्वेस्टमेंट कितना है 200 यूनिट 8.75 के हिसाब से सर 1750। देख लो कितना बेनिफिट हुआ, 24.85% का रिटर्न है। तो सर सेकंड ऑप्शन ज्यादा बेटर है, री इन्वेस्टमेंट वाला। 10 नंबर की वेटेज है, ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटेशन के साथ भी आपको 15 मिनट इसमें लग जाएंगे। 15 मिनट से ज्यादा तो इस क्वेश्चन को करने में मतलब ही नहीं बनता। इवन आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है, ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन तो आप अपनी क्लासेस में काफी सारे करते हो, तो प्रैक्टिस आपकी अच्छी खासी होती है, 10 मिनट में भी पॉसिबल है, आप कर लोगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 16 नंबर के लिए म्यूचुअल फंड में से। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो सर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसके भी 2 पार्ट है, ए और बी, जिसमें ए जो है वो मुझे साफ साफ पोर्टफोलियो में से दिखाई दे रहा है, पोर्टफोलियो में से दिखाई दे रहा है, और पार्ट बी जो है वो कहीं ना कहीं डिविडेंड से रिलेटेड दिखाई दे रहा है। चलो एक एक करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, एन इन्वेस्टर हैज 2 पोर्टफोलियो एक्स एंड वाई, 2 पोर्टफोलियो हैं एक्स और वाई, ध्यान देना, नॉन टू बी ऑन मिनिमम वेरिएंस। ध्यान रखना कभी भी जब हमारे पोर्टफोलियो मिनिमम वेरिएंस पे होते हैं, मतलब मिनिमम रिस्क पे, तो हम उनके प्रोपोर्शन में चेंज नहीं करना चाहते, मतलब बेस्ट एक तरीके से वो पोर्टफोलियो माने जाते हैं। और ये पॉपुलेशन ऑफ 3 सिक्योरिटीज हैं, ए बी और सी, मतलब ये 2 पोर्टफोलियो हैं, इनमें जो सिक्योरिटीज है वो 3 सिक्योरिटीज हैं ए बी सी, हैविंग द वेट मेंशन बिलो। पोर्टफोलियो एक्स जो है
उसमें हमने सिक्योरिटी ए में 30% अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, बी में 40%, सी में 30%। पोर्टफोलियो वाइज जो है उसको हमने इस तरीके से बना रखा है कि सिक्योरिटी ए में 20% पैसा डाला है, बी में 50% और सी में 30%। इट इज सपोज्ड दैट देयर आर नो रेस्ट्रिक्शन ऑन शॉर्ट सेल्स, आप सेल वगैरह कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्वेश्चन की डिमांड इस लाइन से कोई रिलेशन नहीं है। कहते हैं व्हाट विल बी द वेट फॉर ईच स्टॉक, मतलब एबीसी का अपना वेट बताना है फॉर ए पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्टेड बाई, अगर आप 6000 इन्वेस्ट करते हो एक्स में और 4000 इन्वेस्ट करते हो वाई में, तो सर सिंपल 6000 का 30%, 40%, 30% निकाल लो। इसके सॉल्यूशन पे अगर मैं चलूं तो सर 6000 का 30%, 40%, 30%, 30%, 40%, 30%, सिमिलरली 4000 का 20%, 50% और 30%, दोनों का टोटल कर लोगे तो आपको एबीसी का टोटल मिल जाएगा 2600, 4400 और 3000। सर 2600 टोटल 10,000 में है, 0.26, 4400, 0.44, 3000, 0.3। बस ये प्रोपोर्शन जानना चाह रहा है क्वेश्चन। पहले पॉइंट में तो ये डिमांड है। दूसरे में कहते हैं सपोज करो द इन्वेस्टर ने 5000 इन्वेस्ट कर दिए आउट ऑफ 10,000 इन सिक्योरिटी ए। ये 6000, 4000 भूल जाओ, कहते हैं 10,000 मान के चलो इसको, और उस 10,000 में से 5,000 मान लो आपने ए में इन्वेस्ट कर दिए, तो इसका मतलब 50% तो आपने ए में इन्वेस्ट कर दिया। हाउ ही विल एलोकेट द बैलेंस, बैलेंस बच गया 50% सिक्योरिटी बी और सी में टू एंश्योर दैट हिज पोर्टफोलियो इज ऑन मिनिमम वेरिएंस सेट। कहते हैं बी और सी में कितना कितना डालूं पैसा कि मेरा पोर्टफोलियो मिनिमम वेरिएंस सेट पे ही रहे। आप अगर ध्यान से देखोगे तो जब मेरा पोर्टफोलियो मिनिमम वेरिएंस पे था तो ए और बी के प्रोपोर्शन तो वेरी कर रहे थे, लेकिन सी अपना कांस्टेंट है 30%। इसका मतलब यह है कि मिनिमम वेरिएंस सेट पे सी 30% ही होता है, तो बचा हुआ जो पोर्शन है 20% बी में जाएगा। 50% आपने यहां डाल दिया, अकॉर्डिंगली आप मिनिमम वेरिएंस से एनालाइज कर सकते हो कि सी तो 30 ही रहेगा मिनिमम वेरिएंस पे, बी का बैलेंस निकल जाएगा, तो 30 और 20 आपके बी और सी में आ जाएंगे। भले ही कितनी भी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन कर लो, जो मैंने लॉजिक बताया वो चलता है। सर 50% चला गया ए में तो बच गया 50% बी और सी में, तो लास्ट में सी में 30% ही जाना है और बी में 20% ही जाना है। सिंपल बात। 5000, 2000, 3000। इसके बाद 4, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, पहला जो मैंने कराया है। इसके बाद 4 का बी पार्ट देखो 6 नंबर के लिए। A limited company has declared and paid annual dividend of 4 per share। एक लिमिटेड कंपनी ने 4 रुपए पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर करके पेड कर दिया, पुराना डिविडेंड D0 हो गया। इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 20% फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर। अब कहते हैं अगले 2 साल ये 20% बढ़ेगा, ठीक है। जो 4 रुपए है वो अगले साल 4 रुपए 80 पैसा हो जाएगा 20% बढ़कर, फिर 20% बढ़ेगा तो वो 5 रुपए 76 पैसा हो जाएगा। उसके बाद ये 10% बढ़ेगा, 10% बढ़ेगा तो वो 6.336 हो जाएगा। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न रहेगा आपका 15% का। करंट प्राइस आपको कैलकुलेट करके देना है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको बता दिए हैं 15% के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के। तो सर सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इन क्वेश्चंस में तीसरे साल में जाके आपका जो ग्रोथ रेट है वो कांस्टेंट हो रहा है, तो सबसे पहले तो इसमें D3 कैलकुलेट करना होता है आपको, और उसके बेसिस पे P2 कैलकुलेट करना होता है। अगर आप यहां पे देखोगे तो D0 आपका 4 रुपए है, अगले साल जब ये 20% बढ़ेगा 4 रुपए 80 पैसा हो जाएगा। D2 आपका 5.76 हो जाएगा, फिर 10% बढ़ेगा तो ये 6.336 हो जाएगा। सिंपल आपको करना क्या होता है, पहले साल के डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, दूसरे साल के डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, देन आपको ये 126.72 निकालना पड़ेगा। दैट इज नथिंग, टीवी यहां पे लिखा है जिसको आप P2 बोलते हो। P2 का फॉर्मूला होता है D3 अपॉन में KE माइनस जी। सिंपल कहूं तो सर D3 ले लो 6.336 डिवाइडेड बाई KE जो है वो क्वेश्चन में इक्विटी का जो रेट गिवन होता है वो होता है 15% और ग्रोथ रेट 10% यहां पे आपकी रहेगी, तो ये 126.72 आ जाता है। इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, बस जो आंसर है वही आपका फाइनल आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है।
डिविडेंड से रिलेट करता है। ग्रोथ रेट, इसमें ये उस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें ग्रोथ रेट आपकी क्या होती है, वेरिएबल ग्रोथ रेट रहती है, वेरिएबल ग्रोथ रेट आपकी रहती है। वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर का क्वेश्चन है, सिंपल कहूं तो छोटे छोटे क्वेश्चन दिए एमटीपी में। अगर मैं अभी तक देखूं तो एमटीपी में काफी अच्छे अच्छे छोटे छोटे से क्वेश्चंस गिवन है। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें तो सर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, पहला क्वेश्चन 10 नंबर के लिए, एक्स एज ए पोर्टफोलियो मैनेजर हैज टू मैनेज ए पोर्टफोलियो जिसका बीटा 1.5 चल रहा है, उस करंट मार्केट वैल्यू चल रही है 67.5 करोड़ की। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द मार्केट आर लाइकली टू करेक्ट डाउनवर्ड। अब लगता है कि मार्केट थोड़ा नीचे जाएगा एंड हेजिंग नीड्स टू बी अडॉप्टेड यूजिंग निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर। तो हम निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर को यूज करके हेजिंग करेंगे, अपनी रिस्क को हेज करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, कम करेंगे। करंटली जो इंडेक्स फ्यूचर है वो चल रहा है 4500 का और ईच कॉन्ट्रैक्ट अंडरलाइंग 100 यूनिट। इसका मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट 4.5 लाख रुपए का हो गया। 4500 का एक है, 100 यूनिट चल रही है तो 4.5 लाख रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट है। एग्जामिन ए सिचुएशन, सिचुएशन ये है कि मान लो मार्केट करेक्ट होकर 10% डाउन होता है एंड ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी मार्केट ट्रेंड अपवर्ड बाय 10% अगेंस्ट द बिलीफ ऑफ प्रोडक्ट एक्स। दो सिचुएशन है, एक मार्केट 10% डाउन हो जाए, एक मार्केट 10% अप चला जाए। अज्यूम करो कि हमें 100% हेजिंग करनी है, मतलब 67 लाख 67 करोड़ 50 लाख की हेजिंग करनी है और सर एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 4.5 लाख का है। तो आप नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देख लो कितने होंगे। सर एक कॉन्ट्रैक्ट 4.5 लाख का होगा, टोटल वैल्यू 67.50 करोड़ की और इसका बीटा भी है 1.5 का, बिल्कुल इसका बीटा भी है 1.5 का। तो पहले तो इसको कन्वर्ट कर लो बीटा के अकॉर्डिंगली, इसकी वैल्यू 101.25 हो गई, डिवाइड कर लो 4.5 लाख से, तो सर आपको 2250 कॉन्ट्रैक्ट खरीदने पड़ेंगे, 2250 कॉन्ट्रैक्ट आपको लेने पड़ेंगे। नंबर ऑफ निफ्टी इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट टू बी सोल्ड सिंस वी हैव होल्ड बॉट। हमारे पास ये एसेट है तो हम कॉन्ट्रैक्ट बेचने का, क्योंकि रिवर्स एग्रीमेंट करते हैं। हेजिंग यूजिंग अदर एसेट शुड बी अपोजिट, ठीक है बिल्कुल। अब देखो कहते हैं अगर मार्केट पेसिमिस्टिक रहता है और मार्केट 10% से डाउन चला गया तो होगा क्या, जब मार्केट 10% से डाउन जाएगा तो मेरे पास जो सिक्योरिटी है उनका बीटा 1.5 गुना है, तो 15% डाउन जाएगा, 15% फॉल होगा। तो पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है, पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है 67.5 का 15%, सर 10.125 का मुझे लॉस होगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैंने निफ्टी बेचने का एग्रीमेंट भी तो कर रखा है, तो मुझे उसमें 10% का गेन होगा, 10% का गेन होगा तो 101.25 का 10% मेरे को गेन होगा, तो इफेक्ट नील आएगा। सिमिलरली हेजिंग आप कर चुके हो तो नील इफेक्ट ही आएगा। सिमिलरली मान लो मार्केट 10% अप चला जाता है तो मैंने जहां पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है वहां पे 15% अप जाएगा, तो 67.5 का मुझे ये पहले जो नुकसान हो रहा था वो अब फायदा होगा, तो निफ्टी में इतना ही मुझे नुकसान हो जाएगा, तो इफेक्ट 0 आएगा। सिंपल आपको नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स यहां पे कैलकुलेट करके देने हैं। सर 2250 कॉन्ट्रैक्ट में मेरे को डील करनी है। बाकी ये नीचे आप देख लो थ्योरेटिकली लिखा हुआ है, बाकी इसकी कोई रेलेवेंसी फिलहाल हमारे लिए नहीं है क्योंकि 100% हेजिंग आप कर चुके हो। इसके बाद पॉइंट नंबर बी में अगर मैं जाता हूं, पॉइंट नंबर बी जो है वो भी फ्यूचर का ही क्वेश्चन है सर 6 नंबर के लिए। कहते हैं द मंथ 1 ईयर 2022 जो भी मान लो फ्यूचर ट्रेडेड एट 16.80, पता नहीं कहना क्या चाहते हैं, द मंथ 1 ईयर। सिंपल सी मैं बात करूं, मुझे ये समझ में आ रहा है कि एक फ्यूचर जो है वो 16.8 पे ट्रेड हो रहा है एक महीने वाला। सिमिलरली जो 2 महीने वाला है वो 18 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। कॉल चल रहा है 0.45 पे कॉल ऑप्शन, और 2 मंथ का पुट चल रहा है, 2 मंथ का पुट चल रहा है 58 पैसे पे। सिंपल सी मैं बात करूं, ये स्ट्राइक प्राइस है 18 रुपए कॉल ऑप्शन का, इसका प्रीमियम है 45 पैसा। पुट ऑप्शन जो है 18 रुपए स्ट्राइक प्राइस के साथ
इसका प्रीमियम चल रहा है 0.58, ये लैंग्वेज होती है इसकी, और फ्यूचर चल रहा है 16.8। अब ठीक है कहानी, सर फ्यूचर चल रहा है 16.8 पे, कॉल ऑप्शन जिसका स्ट्राइक प्राइस 18 है, प्रीमियम 45 पैसा, पुट ऑप्शन जिसका स्ट्राइक प्राइस 18 है, उसका प्रीमियम 58 पैसा। बोथ ऑप्शंस आर फरवरी फ्यूचर के हैं। फाइंड आउट वेदर एनी आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट, क्या कोई आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करनी, वो अपने को चेक करके बताना है। तो देखो सिंपल सी बात है कि सर फ्यूचर कितने का चल रहा है, 16.8 का, फ्यूचर की कॉस्ट तो 16.8 आएगी। अब अगर मैं कैलकुलेट करके देखूं शेयर जिसमें भी डील हो रही है उसकी प्राइस, तो ये कॉस्ट ऑफ पेपर गिवन है। अब पता नहीं पेपर यहां पे तो क्वेश्चन के अंदर तो लिखा हुआ है नहीं, इसका मतलब ये पेपर की बात कर रहे होंगे, या तो कमोडिटी है इनकी पेपर, या मैं कहूं शेयर ले लो, कुछ भी ले लो। फॉर्मूला तो यही है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस प्लस वैल्यू ऑफ कॉल माइनस वैल्यू ऑफ पुट। सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस 18 रुपए चल रहा है, 18 रुपए चल रहा है, कॉल की वैल्यू 45 पैसा है, पुट की वैल्यू 58 पैसा है, प्रीमियम को वैल्यू ऑफ कॉल पुट बोलते हैं। तो सर ये 17.87 आ रहा है, फ्यूचर की कॉस्ट 16.8, मैं निकाल रहा हूं स्पॉट प्राइस 17.87। सर दोनों में अगर डिफरेंस है तो आर्बिट्रेज है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन स्पॉट प्राइस एंड फ्यूचर प्राइस। ये स्पॉट प्राइस निकाला है आपने, जो भी पेपर बोल लो, शेयर बोल लो, कुछ भी बोल लो, अगर दोनों के प्राइस में डिफरेंस है तो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है। आप देख सकते हो 6 नंबर की वेटेज है, केवल कहानी इस बात की है कि क्या मैं इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर पाता हूं कि नहीं कर पाता। हालांकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक भी लगती है मेरे को, पेपर वगैरह या जो भी है, बट एग्जाम में आप मान लो सही क्वेश्चन आएगा। मेन है कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं पता। सर कॉन्सेप्ट पता है तो 6 नंबर ये 3 से 5 मिनट में आ जाने। एसएफएम की यही तो स्पेशलिटी है कि एसएफएम में कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं, आप पढ़ के गए हो तो आपको आते हैं, नहीं तो सर इसमें तुक्का वगैरह कुछ नहीं लग सकता। जैसे बाकी अगर मैं बात करूं भाई, से एग्जांपल एक बार आप स्ट्रेटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट की भी बात कर लो। सर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में भी काफी सारे टॉपिक लाइक लाइफ साइकिल कॉस्टिंग वगैरह ऐसे टॉपिक है जिसमें अगर मुझे कॉस्टिंग का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी पता हो, मैं प्लस माइनस करके कुछ कर सकता हूं। लेकिन एसएफएम की स्पेशलिटी ये है कि सर कॉन्सेप्ट पता है तो कुछ कर पाऊंगा, नहीं पता तो हाथ भी नहीं लगा सकता। इस तरीके के क्वेश्चन को तो आप छू भी नहीं सकते जो 5B है। अगर आपने कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, फ्यूचर ये चैप्टर नहीं पढ़े हुए तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को हाथ भी नहीं लगा सकते, डिसीजन तो बहुत दूर की बात है। हाँ अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो अच्छी बात यह है कि टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा नहीं होते। कुछ क्वेश्चंस होते हैं टाइम कंज्यूमिंग, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे होते हैं टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते। और यही मेरे साथ भी हुआ था जब मैंने सीए फाइनल का पेपर दिया था। सीए फाइनल का जब मैंने पेपर दिया था, मुझे पता है कि भाई क्वेश्चन के आंसर जो होते हैं छोटे होते हैं। 2.25 घंटे में मैंने पूरा पेपर किया था और 91 मार्क्स मेरे एफएम के अंदर आए थे सीए फाइनल के अंदर। केवल रीजन यही है सर 5 बार रिवीजन करके गया था मैं। और जब आप 5 बार किसी भी चीज का रिवीजन करते हो तो उस सिचुएशन में आपको हर कॉन्सेप्ट और उसका एप्लीकेशन इमीडिएट माइंड में होता है। तभी मैं हमेशा बच्चे को बोलता हूं, अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत आ रही हो, आप उसको बार बार रिवाइज करो। जब आप फर्स्ट टाइम किसी भी चीज को पढ़ते हो तो आप ये मान लो केवल और केवल चीज को देख रहे हो। फर्स्ट टाइम में अपने को कोई चीज बहुत ज्यादा समझ में नहीं आती। जब उसको बैठकर घर पे दूसरी बार पढ़ोगे तो आपको चीजें समझ में आनी शुरू होगी, अच्छा ये होता है। जब उसको तीसरी बार रिवाइज करोगे तो समझ में आनी होगी कि 50 to 60% सिलेबस अपने हाथ में आ जाता है। सर चौथी बार रिवाइज करते हो अपने हाथ में 70 to 80% सिलेबस आता है। और जब 5वीं बार रिवाइज करते हो अपने हाथ में 90 to 100% सिलेबस आता है। और 5वीं बार का रिवीजन जो है, चौथी बार या 5वीं बार का जो रिवीजन है वो ऐसा रिवीजन होता है आपका, अगर आप अच्छे से कर रहे हो तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ज्यादा बूस्टअप होता है। और जब आप किसी भी सब्जेक्ट का 4 से 5 बार रिवीजन करके एग्जाम में जाते हो, इन एनी केस आपको एग्जामिनेशन से कोई रोक ही नहीं सकता। 60+ तो मार्क्स आने ही आने आपके। और अगर आपने चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो इस तरीके के मार्क्स भी आपको देखने को मिलते हैं।
सर अगर आगे चलें क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 6 कमोडिटी एक्सचेंज का क्वेश्चन लग रहा है। बिल्कुल इस तरीके के दो क्वेश्चन हम अपनी क्लासेस में भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए, ए बैकपैक इज प्राइस्ड एट $105 एट वॉशिंगटन। एक बैकपैक है जो कि वॉशिंगटन में चल रहा है $105 का, ठीक है। द सेम बैकपैक इज प्राइस्ड एट ₹4250 इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में ये 4250 का चल रहा है, तो सर 4250 डिवाइड बाई 105 करके आप इजीली $1 की वैल्यू निकाल सकते हो, जो कि 40.47 समथिंग आ रहा है। डिटरमाइन एक्सचेंज रेट इन न्यू दिल्ली, तो यही आएगा जो मैंने निकाल के दिया है। अगर मैं आंसर पे मूव कर जाऊं इसका, तो सर 4250 डिवाइडेड बाई $105 करोगे, 40.4762, दैट इज द $1। देन पॉइंट नंबर 1 कहता है इफ ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर प्राइस ऑफ द बैकपैक इंक्रीज बाय 7% इन न्यू दिल्ली। ये जो 4250 है, कहते हैं ये 7% से बढ़ के 4547.5 हो जाएगा, और 4% वॉशिंगटन में, तो 105 जो है वो 109.2 हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से जानना चाहते हैं, ऑल्सो डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द बैकपैक एट न्यू दिल्ली एंड वॉशिंगटन। निकल गया सर, जो मैंने कैलकुलेशन करी है ये प्राइस ही है। ऑल्सो डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग एट वॉशिंगटन फॉर ₹100। तो सर पहले एक के लिए निकाल लो, फिर 100 के लिए निकाल लेना। एक्सचेंज रेट अगर आपको निकालना है तो सीधा सीधा अगर मैं निकालता हूं यहां पे, तो सर 4547.5 डिवाइडेड बाई 109.2 ये आ गया। अब इसको कन्वर्ट करना है आपने 100 के अकॉर्डिंगली, तो 100 के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट कर लो। तो एक्सचेंज रेट एंड वॉशिंगटन की अगर बात करें तो 109.2 डिवाइडेड बाई 4547.5, ये एक का आया, तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर लिया, तो 100 का आ गया। इसके बाद एक रिक्वायरमेंट और है, कहते हैं डिटरमाइन द एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन इन 1 ईयर फ्रॉम नाउ। ये जो आपके प्राइसेस में वेरिएशन आया था, इसमें एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन बताना है। तो सर इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप कैलकुलेशन दिखा दो। डेप्रिसिएशन इन परसेंटेज ओवर द 1 ईयर, फॉर्मूला अप्लाई किया है 1 प्लस इंडियन इन्फ्लेशन रेट डिवाइड बाई 1 प्लस वॉशिंगटन इन्फ्लेशन रेट -1। सर इंडिया में इन्फ्लेशन हुआ कितना, इंडिया में इन्फ्लेशन कितना हुआ, पीछे क्वेश्चन है ना अपने पास। इंडिया में इन्फ्लेशन है 7% और वॉशिंगटन में है ये 4% का, तो अकॉर्डिंगली ये 2.88% आपका आंसर आएगा। 2.88% आपका आंसर आएगा। आप चाहो तो डायरेक्ट इस तरीके से आंसर कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर ऑल्टरनेटिव ये है कि आपने बैकपैक का प्राइस निकाला था कि सर 4547.5 हो गया था और इसका 109.2 हो गया था, तो ये निकाल लिया। 41.6438, पहले कितना था, ये पहले था 40.4762, तो दोनों का डिफरेंस करके डिवाइडेड बाई करोगे तो अभी आपको आंसर मिल जाएगा। सिंपल मैं कहूंगा इस फॉर्मूले की बजाय नीचे वाली कैलकुलेशन ज्यादा बेटर है, क्योंकि प्रीमियम और डेप्रिसिएशन के लिए नॉर्मली हम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सब अपनी क्लास में करते हैं, तो पहला फॉर्मूला ना यूज करके ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, और ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद भी आ जाएगा जब क्वेश्चन पूछेगा, जबकि ये फॉर्मूला माइंड में आना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जब तक मैंने ये फॉर्मूला देखा नहीं था तब तक मेरे माइंड में भी ये सेकंड वाली कैलकुलेशन चल रही थी। तो सर सेकंड वाली कैलकुलेशन ज्यादा बेटर है, मैं ये कहूंगा। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 6B की तरफ, तो सर क्वेश्चन नंबर 6B देखो क्या है, द डिटेल्स ऑफ कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज इन फॉरेन करेंसी डिनोमिनेशन ऑफ एन इंडियन एक्सपोर्ट फर्म विद नो फॉरेन सब्सिडरी गिवन है। सर ये इनफ्लो है और ये आउटफ्लो है। US डॉलर, फ्रेंच फ्रैंक, यूके पाउंड, जैपनीज येन, और आउटफ्लो गिवन है, ठीक है। नेट ऑफ पोजीशन का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में भी आपको देखने को मिल जाएगा। सर ये इनफ्लो है, ये आउटफ्लो है, ये स्पॉट रेट है, ये फॉरवर्ड रेट है। क्वेश्चन की पहली डिमांड तो ये डिटरमाइन द नेट एक्सपोजर ऑफ ईच फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ रूपी। तो सर इसके लिए आपको एक स्टेटमेंट फॉर्म करना पड़ेगा। सिंपल क्या करो,
ये जो 4 तरीके की करेंसी है ये लिख लो। इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस कर दो, इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस करके आपको नेट एक्सपोजर पता चल जाता है, लेकिन फॉरेन करेंसी में। लेकिन क्वेश्चन आपसे नेट एक्सपोजर इन टर्म्स ऑफ रुपीज जानना चाहता है। तो ये जो आपकी अमाउंट आ गई नेट एक्सपोजर फॉरेन करेंसी में, इस पे स्पॉट रेट अप्लाई करके, आप इसको रुपी में कन्वर्ट कर लो। सिमिलरली जो फॉरवर्ड रेट है, फॉरवर्ड रेट में से स्पॉट रेट माइनस करके आपको फॉरवर्ड प्रीमियम या डिस्काउंट पता चल जाएगा। तो इससे आपको नेट एक्सपोजर इन टर्म्स ऑफ रुपी बेस्ड ऑन अनसर्टेनिटी पता चल जाएगा। ये तो सर्टन है स्पॉट के हिसाब से, लेकिन फॉरवर्ड में क्या रेट होगा वो अपने को नहीं पता। तो हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल के ये जो नेट फिगर है इससे मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको नेट एक्सपोजर इन रुपी टर्म्स बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ अनसर्टेनिटी पता चल जाएगा कि सर इतना वेरिएशन भी हो सकता है। स्पॉट के हिसाब से ये है, बट इतना वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। सेकंड पॉइंट कहता है आर एनी ऑफ द एक्सपोजर पोजीशन ऑफसेटिंग टू सम एक्सटेंट। तो सर इसके लिए आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल आंसर देना है। नेट एक्सपोजर इन ऑल द करेंसीज आर ऑफसेट बाय बेटर फॉरवर्ड रेट्स। सिंपल सी बात है, देखो कहीं पे मुझे नुकसान होगा, कहीं पे मेरे को फायदा होगा, तो वो क्या हो जाता है, नेट ऑफ हो जाता है। In the case of USD, FFR and UK pound, net exposure is receivable and forward rates are quoted at a premium or for these currency। वो देख लो आप कि सर अपने को इन तीनों में तो फायदा हो रहा है, पॉजिटिव है, जैपनीज येन में नुकसान हो रहा है। In case of Japanese yen, net exposure is payable and the forward rate is quoted at a discount, therefore a better forward rate is also offsetting the net payable in Japanese yen। तो वो तो देखो नेट ऑफ हो जाता है पोजीशन आपकी। तो सिंपल आपको इसमें मेनली यही लिखना होता है कि कुछ करेंसीज में आपको बेनिफिट होगा और कुछ करेंसीज में आपको नुकसान होगा, तो वो नेट ऑफ हो जाती है पोजीशन, उसी को ऑफ सेटिंग करना बोलते हैं। तो 8 नंबर का ये क्वेश्चन है, बट सेम एज इट इज क्वेश्चन अपने स्टडी मटेरियल में रखा हुआ है। फिगर्स का मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है फिलहाल, बट बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। फिगर भी आई थिंक आपको सेम ही देखने को मिल रही होगी, डिफरेंस नहीं होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, अगेन इसके 2 पार्ट है, जिसमें पार्ट ए जो है वो 10 नंबर का है और जो कि लीज का क्वेश्चन है, और 7B जो है दैट इज ऑफ पोर्टफोलियो, 6 नंबर का क्वेश्चन। चलो 7A देखेंगे पहले। ए फाइनेंसिंग कंपनी इज कंसीडरिंग टू एंटर द आईटी एंड कंप्यूटर लीजिंग बिजनेस। एक फाइनेंसिंग कंपनी है जो कि आईटी एंड कंप्यूटर लीजिंग बिजनेस में जाना चाह रही है। मेन फ्रेम कंप्यूटर कैन बी परचेज फॉर ₹2 लाख ईच। एक कंप्यूटर खरीदेंगे 2 लाख रुपए लगेंगे, और एंड इन टर्न लीज्ड आउट एट ₹50,000 पर ईयर। 50,000 रुपए पर एनम के बेसिस पे लीज पे देंगे 8 साल के लिए, विद इनिशियल पेमेंट अकरिंग एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर आपको 50,000 रुपए इस तरीके से मिलेंगे। यू मे इग्नोर टैक्सेस एंड डेप्रिशिएशन। इग्नोर करके चलो कहते हैं, अच्छा टैक्स नहीं है तो डेप्रिशिएशन ऑटोमेटिक इग्नोर हो जाता है। 4 रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में 10 नंबर के लिए। पहली रिक्वायरमेंट है एस्टिमेट द एनुअल बिफोर टैक्स एक्सपेंसेस एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फॉर द कंपनी। तो सर परचेज कॉस्ट एक है और दूसरा आपको 50,000 रुपए आना है। इसमें सीधा सीधा आंसर यह है कि सर 2 लाख रुपए मेरी परचेज कॉस्ट होगी, जो कि इनिशियल वैल्यू है। उसके बाद मुझे हर साल 50,000 रुपए मिलेगा 8 साल तक। 8 साल तक मुझे 50,000 रुपए मिलेगा। 50,000 रुपए मुझे मिलेगा 8 साल तक। IRR पे NPV 0 होता है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो विल बी इक्वल टू 2 लाख। तो अकॉर्डिंगली सीधा सीधा यहां पे एप्लीकेशन आ जाता है कि सर IRR कैलकुलेट करना है आपको, और IRR यहां पे 18.63% आएगा। निकाला कैसे है, सिंपल सी मैं बात करूं तो इन्होंने क्या करा है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल लिए हैं। 2 लाख इनिशियल कैश आउटफ्लो था
और एनुअल कैश इनफ्लो था आपका 50,000 का, तो 4 आपका फैक्टर आया, और 4 फैक्टर कहां पे है ये फाइंड आउट किया तो वो 18 और 19 के बीच में आता है। पूरी कैलकुलेशन नहीं करी इन्होंने, लेकिन हम जैसे आईआरआर कैलकुलेट करते हैं वैसे आपको करना है। 4 फैक्टर जब आप ढूंढोगे आपको 18 और 19 के रेट के बीच में फाइंड आउट होगा, देन इंटरपोलेशन आप करोगे, आपको 18.63% आंसर मिलेगा। ये सीधा सीधा आंसर नहीं आने वाला, जैसे लिखा हुआ है आपको आईआरआर की पूरी प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी। सर इसके बाद जब सेकंड पॉइंट में आप जाते हो, कहते हैं व्हाट शुड बी द ईयरली लीज पेमेंट चार्ज बाय द कंपनी इन ऑर्डर टू अर्न 20% एनुअल कंपाउंडेड रेट ऑफ रिटर्न बिफोर एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस। इस बार ये 20% का रेट दे दिया है तो आपको 20% के फैक्टर यूज करने हैं। तो सिंपल सी बात यह है सर, कॉस्ट तो मेरी 2 लाख रुपए ही है, तो 2 लाख रुपए को 20% के फैक्टर 8 साल के से डिवाइड करोगे तो आपको आपका एनुअल कैश इनफ्लो बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन पता चल जाएगा। सर ये होगा 52,120 अगर मेरे को मिलेगा तो 8 साल में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 2 लाख होगी और मुझे 20% का रिटर्न जनरेट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट कहता है एज्यूम करो दैट द फर्म यूजेस स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। पहले बोला था डेप्रिसिएशन इग्नोर करना, आप कहते हैं डेप्रिसिएशन पे आ जाओ। तो सर स्ट्रेट लाइन यूज करना है, ठीक है, देयर इज नो सालवेज वैल्यू, तो 25,000 रुपए का डेप्रिसिएशन होगा हर साल। टैक्स का रेट बता दिया 35%, तो सर 25,000 का जो डेप्रिसिएशन होगा उस पर 35% के हिसाब से 8,750 रुपए तो आपको टैक्स में सेविंग मिलेगी, और हर साल आपको 20,000 रुपए का खर्चा भी होगा। फिर से निकालो, कहते हैं कैलकुलेट द ईयरली लीज पेमेंट इन ऑर्डर टू एनेबल द फर्म टू अर्न, वही 20% का रिटर्न चाहिए। तो सर अब हमें कंसीडर करना है कि लीज रेंट मान लो मेरे को एक्स मिलेगा, एनुअल खर्चे होंगे मेरे हर साल 20,000, डेप्रीशिएशन 25,000 है, बट इसको नेट ऑफ टैक्स करके आप 8,750 कंसीडर कर सकते हो। बट ठीक है, इन्होंने स्टेटमेंट बना लिया पूरा का पूरा इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करके, डेप्रीशिएशन माइनस कर दिया तो ये x माइनस 45,000 आ गया, इसमें से टैक्स माइनस कर दिया तो ये 0.65 जाकर ये फिगर बच गई 0.65x माइनस 4,250। सर प्रेजेंट वैल्यू फॉर 8 ईयर्स निकाल लो, 0.65x माइनस 4,250, 20% के फैक्टर है 3.8372, दैट शुड बी इक्वल टू 2 लाख। इसको सॉल्व करके जब x निकालोगे 86725, 86725 अगर लीज रेंट होगा तो आपके खर्चे भी रिकवर होंगे, टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन भी इंपैक्ट नील आ जाएगा, और आपको 20% का रिटर्न भी जनरेट हो जाएगा। और चौथा पॉइंट कहता है फर्दर एज्यूम दैट मेन फ्रेम कंप्यूटर की रीसेल वैल्यू भी 40,000 हो, तो डिटरमाइन द रिवाइज्ड लीज रेंटल टू एनेबल द फर्म टू अर्न 20%। तो सर इससे क्या होगा, इससे जो आप डेप्रीशिएशन दिखा रहे थे, डेप्रीशिएशन अब उतना नहीं लगेगा जितना पहले था। अब जो डेप्रीशिएशन है वो आपका कम हो गया, 2 लाख में से माइनस हो गया 40,000 डिवाइडेड बाई 8, सर 20,000 का डेप्रीशिएशन रह गया। अब तो बाकी सब सेम चलेगा, केवल जो डेप्रीशिएशन 25,000 लिखा था उसकी जगह 20,000 आएगा। सेम तरीके से आप सॉल्व करके फिगर निकालोगे तो आपको वो फिगर मिल जाएगी 85,687। तो 10 नंबर का क्वेश्चन है, बट इसमें लगेगा आपको टाइम, अगर मैं बात करूं तो 20 मिनट इसमें लगेंगे, क्योंकि जब आप प्रॉपर्ली इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, यहां पे तो इन्होंने क्या करा, पहला पार्ट तो काफी शॉर्ट में डाल दिया, जबकि ये पहले पार्ट को करने में भी आपको कम से कम 5 से 6 मिनट लगेंगे, मतलब 20 मिनट्स में ये क्वेश्चन हो जाएगा। और 20 मिनट्स में अगर 10 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है, वेल गुड, कोई बुरी बात नहीं है। और लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं 7B की, तो सर ये क्वेश्चन पोर्टफोलियो का है। कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आपको कोवेरियंस निकालना है बिटवीन द रिटर्न ऑफ ए पेयर ऑफ सिक्योरिटी अकॉर्डिंग टू द शार्प सिंगल इंडेक्स मॉडल। बीटा गिवन है XYZ तीनों का, और साथ में आपको वेरियंस गिवन है मार्केट पोर्टफोलियो का 20.91। तो सर इसके लिए आप सीधा सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू शार्प सिंगल इंडेक्स मॉडल। कोवेरियंस का फॉर्मूला होता है दिस वन, कोवेरियंस का फॉर्मूला गिवन है, कोवेरियंस का सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाएगा। देखो यहां पे 3 स्टॉक है, तो 3 का तो फॉर्मूला लगेगा नहीं, 2-2 के कॉम्बिनेशन बनेंगे। अगर आप सबसे पहले x और y कंसीडर करोगे तो 1.183 मल्टीप्लाई बाय 1.021, इन दोनों के बीटा को मल्टीप्लाई कर लो 20.91 से। ये x एंड x नहीं है, ये x एंड y है,
तो 1.183 इंटू 1.021 मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट, ये आपका x और y का बीच में आ जाएगा। अगर आप x और z का लोगे तो 1.183 मल्टीप्लाई बाय 2.322 मल्टीप्लाई बाय मार्केट पोर्टफोलियो का वेरिएंस 20.91, तो x और z का आ जाएगा 57.438, ये xz का आ जाएगा। और yz का निकालना है तो 1.021 मल्टीप्लाई बाय 2.322 मल्टीप्लाई बाय 20.91, yz का आ जाएगा 49.572। सिंपल आपको करना क्या होता है, बीटा ऑफ सिक्योरिटी 1 मल्टीप्लाई बाय बीटा ऑफ सिक्योरिटी 2 मल्टीप्लाई बाय मार्केट पोर्टफोलियो वेरिएंस। दिस इज द फॉर्मूला एज पर शार्प सिंगल इंडेक्स मॉडल फॉर कैलकुलेशन ऑफ कोवेरिएंस। तो सीधा सीधा फॉर्मूला, वेटेज अच्छी है 6 नंबर की, 2-2 नंबर की वेटेज आप ये मान के चलो एक कैलकुलेशन के लिए, बट अगर आपको फॉर्मूला पता है तो 6 नंबर 6 मिनट में आ जाने हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है वो थ्योरी है, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें 5 शॉर्ट नोट गिवन होते हैं, लेकिन अपने को 4 ही अटेम्प्ट करने होते हैं 4-4 नंबर के 16 नंबर के लिए। एक तो स्वैप्शन पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है, रिलेशनशिप बिटवीन कोरिलेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, करेंसी स्वैप पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है, आरबीआई रेगुलेटरी रोल पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है, या फिर फाइनली जीडीआर पे लिखना है। और इसके सॉल्यूशन तो देखो इंस्टीट्यूट ने दे ही दिए हैं, तो आप इसको रीड करके ऑटोमेटिक खुद भी देख सकते हो। बाकी मेरा सजेशन देखो यही है कि डोंट गो फॉर क्वेश्चन नंबर 8 थ्योरी के लिए, क्योंकि इसमें अगर आप 16 नंबर के लिए जाते हो, 4-4 नंबर के शॉर्ट नोट लिखते हो, कितना भी अच्छा लिख लेना, एग्जामिनर 4 नंबर तो काट ही लेगा। मतलब 4 में से 3 नंबर से ज्यादा इन एनी केस आपको नहीं मिलने वाले। आप भले ही एज इट इज भी लैंग्वेज लिख लोगे तो भी नहीं मिलने वाले। और इवन अगर मैं बात करूं, इस 16 नंबर को लिखने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम लगना है। आप खुद सोच के देखो, ये जो सॉल्यूशन आंसर इसके अंदर गिवन है, ए पॉइंट में, बी पॉइंट में, सी पॉइंट में, डी पॉइंट में और ई पॉइंट में, 3 पेज हैं ये पूरे के पूरे। इसको लिखने में आपको कम से कम, अगर मैं बात करूं, एक आंसर को लिखने में अगर 10 मिनट भी लगते हैं, तो इन 4 शॉर्ट नोट को लिखने में आपको 40 मिनट कम से कम लगेंगे। जबकि पीछे अगर आप देखोगे, सर कोई भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऐसा नहीं है कि 16 नंबर के लिए मेरे को 40 मिनट देने पड़े। तो थ्योरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है सर, 2 प्रॉब्लम मेन है। एक तो थ्योरी में अपने पूरे में से पूरे मार्क्स आने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। दूसरा, अगर मैं बात करूं, थ्योरी लिखने में टाइम बहुत ज्यादा लगेगा आपको, जबकि प्रैक्टिकल जो है धड़ाधड़ आप कर दोगे अगर आपको चीजें आती है तो। और अगर आप कहते हो सर मैं प्रैक्टिकल नहीं आता मेरे को, और अगर प्रैक्टिकल आप कहते हो नहीं आता, तो फिर पास होना भी मुश्किल है, क्योंकि केवल क्वेश्चन नंबर 8 के बेसिस पे तो पास हो नहीं जाओगे। प्रैक्टिकल तो आना चाहिए, तो सर प्रैक्टिकल आना चाहिए तो प्रैक्टिकल पे कॉन्सेंट्रेट करो और 80+ 90+ मार्क्स तक लेके आने की कोशिश करो। तो ये था हमारा एसएफएम का सेट 1, जो कि इंस्टीट्यूट ने एमटीपी इश्यू किया दिसंबर 2022 के लिए, क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो लाइक नहीं किया है, पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि लाइक जब आप करते हो वीडियोस को तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इवन अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर कीजिए वीडियो के नीचे। अगर कोई कमी लगती है तो कमी भी कमेंट कीजिए नीचे, ताकि हम इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। और अच्छा लगता है तो एक्सप्रेस कीजिए अपने आप को। ये नहीं कि वीडियो देखा, चलो देख लिया, पसंद भी आ गया, फायदा भी हो गया, देख भी लिया, सर इसके बेसिस पे एग्जाम में मार्क्स भी ले आएंगे, लेकिन ना कोई लाइक करते हो, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो, ना कमेंट करते हो। सेल्फिश मत बनिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, जो आपको लगे उस तरीके की। अच्छी लगी ये वीडियो, अच्छे कमेंट कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो उस तरीके से कीजिए, ताकि हम अपना फर्दर इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एमटीपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।